ओके, अब देखते हैं रेजिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। तो दोनों सेम ही चीज़ के हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी काफ़ी एक दूसरे से करीब है। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में। और एग्जाम में चूंकि सवाल भी ऐसे पूछे जाते हैं कि आप गलत टिक करके आ ही जाओगे। देखो होता क्या है, मान लो एक गाड़ी है, इस गाड़ी में जा रहे हो आप, ठीक है। इस गाड़ी में जा रहे हो आप और सड़क है। यहाँ पर जो सड़क है, ये सड़क है ऊबड़ खाबड़, ठीक है, बुरी सड़क। और इधर जो सड़क है ये है मस्त हाईवे सड़क। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, अब साथ ही समझ लो ये दो वायर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वायर्स हैं। ये जो वायर है इसकी थोड़ा सा, ये इसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू जाएगी तो यहाँ पर आपको ये जाने से थोड़ा रोकेगा, ठीक है, इसको आपको जाने से नहीं देगा। तो रेजिस्टिविटी जो है वो हो गई वायर के कारण, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये गाड़ी अभी सड़क पे जाएगी तो रेजिस्टिविटी जो मिलेगी गाड़ी को वो मिलेगी सड़क के कारण, सड़क की प्रॉपर्टी है या उसका कैसा मटेरियल है। पर जब गाड़ी वाले से आप अगर पूछोगे कि कैसा आपको सफर रहा, या फिर हाईवे पे जैसे जा रहा है तो उस पर आप पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ यार, इस सड़क पे काफ़ी रेजिस्टेंस था, इस सड़क पे रेजिस्टेंस कम था। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे मटेरियल से जा रही है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रिसिटी के सामने अगर आप माइक लगा के पूछते हो कि भाई बताओ कैसा रहा सफ़र, तो बोलोगे, वो बोलेगा कि यार यहाँ रेजिस्टेंस बहुत था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टिविटी इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द इक्वेशन। आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल है नहीं कुछ भी ऐसा। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, यानी कोई वायर है वो जितना लंबा रहेगा उतना रेजिस्टेंस हाई रहेगा, डायरेक्टली है चुकी, और जितना ये छोटा रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम रहेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है, क्रॉस सेक्शन इसका, ठीक है, ये जो पार्ट है। तो क्रॉस सेक्शन जो है इसकी मोटाई समझ लो जो वायर की है, तो ये वायर की मोटाई जितनी कम रहेगी, ये जितनी कम रहेगी रेजिस्टेंस उतना हाई रहेगा, और वायर की मोटाई जितनी ज़्यादा रहेगी रेजिस्टेंस उतना और कम रहेगा, ठीक है, इनवर्सली है। तो यही जब इक्वेशन को इक्वेट करते हैं साथ में तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए आता है, और इसको जब इक्वेट कर देते हैं तो एक हम डाल देते हैं कांस्टेंट। ये साइंस का, फिजिक्स का रूल है, जानते ही हो, जब भी ये वाला साइन हटाते हैं और इक्वल टू लाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है हमें। तो ये लिख लेते हैं, इससे घबराना कुछ नहीं है, क्योंकि ये बताना जरूरी इसलिए है, ये जो रो है ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है, RH रो। रो जो है, यही रो जो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, समझे। और ये जो है ये है रेजिस्टेंस, आर है रेजिस्टेंस और आर है रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है लेंथ पे भी, जैसा भी यहाँ देखें ए पे भी डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पर रेजिस्टिविटी जो है, रो जो है, रो तीनों चीज से नहीं रोता है। रो को बस फर्क पड़ता है अगर कोई चीज से, तो वो है सिर्फ टेम्परेचर से, ठीक है। हाँ, यानी रो जो है वो बेसिकली एल और ए से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसको फर्क थोड़ा पड़ जाता है टेम्परेचर से। क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो दो वायर है, एक मान लो कॉपर है और एक मान लो किसी और चीज़ का है। अगर हीट कर दोगे तो इसका इलेक्ट्रिसिटी पास करने का रेट तो थोड़ा ये ऑल्टर हो गई दोनों में। तो रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का वो तो गिरेगा ही थोड़ा सा, क्योंकि जो एटम्स है उसके अंदर वाइब्रेट कर रहे होंगे हीट के कारण। तो ये काफ़ी लॉजिकल है कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं है। आप कितना भी लंबा ले लो, वो मटेरियल जो टाइप है मटेरियल का, जो क्वालिटी है वो तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बदलेगी नहीं, ठीक है। अब देखो, तो हम समझ गए कि रेजिस्टिविटी जो इसका साइन रो है वो तीनों चीज़ के लिए नहीं रोता है, सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, और रेजिस्टेंस जो है तीनों चीज़ से रोता है। तो अब देखो इसका साइन जो होता है वो, सॉरी, SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है।
देखो रेजिस्टेंस का जो है साइन ऐसा यूनिट वो होता है ओम, इसको OHM ओम कहते हैं, और रेजिस्टेंस जो है उसका होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर यानी OHM मीटर, ठीक है, ये याद कर लेना। तो कोई वायर जो लॉन्ग भी है और बहुत पतला भी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA से याद रख लो। लॉन्ग है, जितना लॉन्ग है रेजिस्टेंस हाई, जितना पतला है ये एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टेंस हाई, यानी रेजिस्टेंस जो है उस केस में हाई होगा। और शॉर्ट और थिक वायर है तो फिर ऑब्वियसली ये उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लो होगा। तो ये सवाल घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लेता है, कंफ्यूज होकर गलत मार्क करके आ जाते हैं लोग, तो अब ये तुम्हारा गलत नहीं होगा कभी। अच्छा अब ये देखो, अच्छा एक और चीज होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है बेसिकली, तो रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ कंडक्टेंस कम होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। बस यही सिंपल सा है कंडक्टेंस। इसी कंडक्टेंस को G से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, कंडक्टर्स यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा कंडक्टर में। इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं करती है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है और इसके कारण इसका जो कंडक्टेंस है वो 0 माना जाता है, ठीक है। कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये 1/R है, यानी 1/R का क्या था, R का था ओम, यानी 1/ओम, यानी इसको ये भी कहते हैं ओम पर 1 या ओम -1, यहाँ लिख देते हैं OHM -1, ठीक है। 1/ओम को लिखा जाता है इस तरह से, जब ओम को ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस का साइन लग जाता है, ये हमें पता है। किसी भी चीज़ का जब न्यूमरेटर से वो डिनोमिनेटर भी ऊपर आ जाता है तो पावर उसका -1 या जो भी पावर है, अगर ये स्क्वायर रहता तो या -2 हो जाता वैसे, ठीक है, ये बेसिक है। तो ये हो जाता है और इसी को ओम -1 जो है इसी को हम लोग कहते हैं मोह, ठीक है, या फिर इसको और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइमेंस, SEIMENS, साइमेंस, SIMENS, साइमेंस, ठीक है। और जिस तरह से कंडक्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी भी होगा। तो कंडक्टिविटी इसका क्या होगा, तो जैसे ये है साइन और नीचे आया रो, बस यही फंडा है कंडक्टेंस। जैसे वहाँ पर R था यहाँ पर रो आ जाएगा, यानी 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर, यानी इसको 1/ओम को क्या कहते हैं हम लोग, मोह भी कहते हैं, यानी मोह बाय मीटर या फिर साइमेंस बाय मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला जो बात है, अगला जो टॉपिक है वो है इतना इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस तो इससे बनते ही बनते हैं एग्जाम में और हमेशा पूछ ही लेता है, और उसके बाद लोग वहाँ पर सवाल पढ़ के पागल हो जाते हैं कि आखिर ये क्या पूछ दिया और कैसे हो जाएगा। खास करके SSC वगैरह के एग्जाम में भी और स्टेट PCS वगैरह में भी कभी कभी क्वेश्चन को मुश्किल करने के लिए पूछ देते हैं। कह देता है जैसे कि अगर डायमीटर ऑफ अ वायर, अगर डायमीटर ऑफ द वायर जो है इसको हम डबल कर दे रहे हैं, डाया को कर रहे हैं डबल 2x, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस का क्या होगा वैल्यू, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा। क्योंकि देखो हम तो ये जान रहे थे कि रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर ज़्यादा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना, कितना भी बढ़ा तो वो तो घटेगा ही। तो हम तो इतना तो जान रहे हैं कि ये डबल हुआ तो ये तो उससे कम ही होगा रेजिस्टेंस, लेकिन कितना कम होगा तो याद रखो 1/4, बस इसको याद करते चलना। दूसरा केस, अगर डाया ऑफ द वायर इज हाफ्ड, यानी डाया अगर बन गया 1/2x, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बस ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये कितना बढ़ेगा 4 टाइम्स 4x, ठीक है। अब देखो अगला, अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, अगर क्रॉस सेक्शन जो है उसको डबल कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन इक्वल टू डबल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। और अगर क्रॉस सेक्शन को ही हाफ कर दिया जाए,
क्रॉस सेक्शन को ही अगर हम कर देते हैं हाफ, 2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी डबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही कोरिलेटिव है, समझ में ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यानी डाया का जब बात करें और एक बात करेगा क्रॉस सेक्शन का, डाया डबल कर दें तो ये 1/4 हो जाएगा और डाया हाफ कर दें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2/4 का। यहाँ पर अगर देखा जाए क्रॉस सेक्शन वाले केस में, अगर डाया डबल क्रॉस सेक्शन डबल कर दे तो आर भी 2 ही, ये 2 सेम है। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन को ही हाफ कर दे तो 2 सेम रहता है इस केस में, तो रेजिस्टेंस जो है ये डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरह से याद करना, एग्जाम में आ जाए तो ये इसको एक बार कॉपी पे पीछे में बना लेना, छोटा सा चार्ट जैसा, और तुम्हें चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं और अब आ रहे हैं कतल क्वेश्चंस। कतल क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि ये सवाल स्टूडेंट्स का कतल कर देते हैं एग्जाम में। और ये सवाल अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बेसिकली अभी तक जैसे प्रीवियस जो देखा अभी हमने, वो तो बेसिकली डाया या फिर क्रॉस सेक्शन के ऊपर और उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर होता है। अब जो हम देखने वाले हैं ये होता है मेल्टिंग सिचुएशन के ऊपर, कि वायर को मेल्ट करके। ठीक है, और यही वो जगह है जहाँ लड़के पिघलते नहीं है, बिल्कुल बह जाते हैं और भावनाओं में बह करके गलतियां करके आ जाते हैं, क्योंकि याद तो रहता नहीं है ये क्या है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं क्या होता है। सवाल जैसे अगर पूछ लिया जाता है तुम्हें, इफ अ वायर इज मेल्टेड एंड लेंथ इज डबल, यानी कोई वायर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको गला करके इसके लेंथ को अब और बढ़ा करके डबल कर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, यानी लेंथ जो है ये हो गया 2x डबल। इस केस में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो बस रट लो, याद कर लो, R इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 टाइम्स। ठीक है, अगला देखो, अगर वायर है और मेल्ट करके फिर क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए, जो क्रॉस सेक्शन था इसको और बढ़ा करके डबल कर दिया जाए क्रॉस सेक्शन को, इस केस में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन इक्वल टू डबल, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यानी 1/4। हमें पता है क्रॉस सेक्शन तो हमेशा रेजिस्टेंस का 1/8 नीचे आता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन को अगर डबल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4x। ये तो समझ में आ गया, लेंथ डबल ऐसे हो गया और क्रॉस सेक्शन में 1/4x हो गया। नेक्स्ट, अच्छा देखो, ये अब सवाल अगला होता है क्या, कि वायर है, ठीक है, इसको मेल्ट करके रेडियस डबल कर दिया जाता है। तो अगर रेडियस को, इसको स्मॉल आर लिख देते हैं, रेडियस को अगर डबल कर दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रेजिस्टेंस को सिंपली लिख देना 1/2 टू द पावर 4 यानी 1/16। ठीक है, रेडियस चूंकि क्रॉस सेक्शन का ही पार्ट होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का ही, 2πr स्क्वायर। ठीक है, πr स्क्वायर होता है ना, तो वही इसी तरह से समझ लो, इसलिए ये नीचे की ओर ही रहेगा हमेशा रेजिस्टेंस के। तो ये 2 टू द पावर 4 कर देना जब भी रेडियस की बात करें, और 1/16 आंसर लिख करके आ जाना। फिर वायर इज मेल्टेड एंड रेडियस इज 1/3, अगर रेडियस को 1/3 कर दिया जाए, ठीक है 1/3 कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने अभी यहाँ पर देखा ही पावर 4 कर देना है, तो यहाँ भी हम पावर 4 कर देंगे यानी 81, तो रेजिस्टेंस जो हो गया 1/81 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट क्लियर है। टेम्परेचर का क्या असर होता है रेजिस्टेंस पे, ये देखना, टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल कंडक्टर के केस में जैसा होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर रेजिस्टेंस गिरेगा, तो इसका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। अब समझ में आया आखिर तुम्हारे कंप्यूटर फोन वगैरह में सेमीकंडक्टर्स का यूज क्यों होता है, कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, कंडक्टेंस बेटर रहता है और आपका फोन फिर भी परफॉर्म करते रहता है, कंप्यूटर फिर भी परफॉर्म करते रहता है। अच्छा, एट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन कितना होता है, 0 केल्विन कितना लिखते हैं तुम लोग, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही था ना 0 केल्विन। 0 केल्विन पे क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर है ये किसके जैसा बिहेव करने लगता है, तो ये बिहेव करने लगता है एज अ इंसुलेटर। ठीक है,
यानी टेम्परेचर गिर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यही हो रहा है टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के केस में। तो टेम्परेचर गिर गिर के -273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन चल गया और रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लगा। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि एट 0 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, सवाल में दे दिया अगर तो इन्फिनिटी मार के आ जाना। ठीक, एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर्स। तो कितना मतलब वो क्या टेम्परेचर है, देखो जो वेरी लो टेम्परेचर अगर कहें तो 4.2 केल्विन। ठीक है, 4.2 केल्विन मतलब 268.8 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर पे मरकरी जो है इट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है आखिर, सोचने की बात है। देखो अभी जस्ट इससे पहले ही बोला था क्या कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, किसके केस में, कंडक्टर्स के केस में। यानी टेम्परेचर अगर गिरेगा तो फिर रेजिस्टेंस भी गिरेगा। तो रेजिस्टेंस जो इतना गिर जाए 4.2 के तक अगर गिर जाता है केल्विन तक, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी गिर जाएगा, यानी कंडक्टेंस बहुत आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज इससे पास होगी। तो इसलिए इसको कहेंगे कि इस समय मिनिमम रेजिस्टेंस है एंड दस इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। ये मरकरी के केस में जैसे 4.2 के है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट रहेगा। तो एट वेरी लो टेम्परेचर इन जनरल ये से एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब आते हैं ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका इक्वेशन जो है उसको थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि जब सवाल वगैरह कभी पूछ लिया जाए तो उसमें तुमको ये जब दिमाग में रहेगा, और ये इतना आसानी के दिमाग में रहेगा ही, बस याद कर लो वीर योद्धा वाला वीर, V इक्वल टू आई आर। वी का यहाँ पर V क्या है, V इज वोल्ट। ठीक है, I क्या है, I इज करेंट, R क्या है, R इज रेजिस्टेंस। बस ये याद कर लो VIR, और इसके बेसिस पे और इसका जो यूनिट रहेगा बेसिकली। तो अच्छा, ये रेजिस्टेंस इससे कैसे निकलेगा ओम्स लॉ से, तो देखो R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, V बाई आई मतलब वोल्ट बाय एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ओम्स लॉ जो है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, याद रखना। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। तो ये रहा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आने वाला है जो है रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को ध्यान से सुनना, हो सके रिपीट करके 2-3 बार सुन लेना और इनको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेना। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है जैसे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो अगर ये इसका ब्राइटनेस कम है, अगर इस बल्ब का ब्राइटनेस कम है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का क्या इसमें वैल्यू है, रेजिस्टेंस हाई है या लो है। अगर इसका ब्राइटनेस कम है तो रेजिस्टेंस इसका मतलब है हाई है, क्योंकि उतना करंट नहीं पहुंच पा रहा है बेचारे को, इसलिए उतना ब्राइटली वो जल नहीं पा रहा। दूसरा, बल्ब जो है एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमारा, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि सीरीज बल्ब वगैरह हम दिवाली वगैरह पे घर पे लगाते हैं, वो सीरीज बल्ब है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे घरों में जैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो रहता है। ठीक है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन से बिजली का होता है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बल्ब्स होते हैं, कौन से ज़्यादा ब्राइटली चमकते हैं, तो आंसर है ये पैरेलल वाले। पैरेलल में अगर रहेंगे बल्ब जो वो ज़्यादा ब्राइट रहेंगे एज कम्पेयर टू सीरीज वाले में। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जांपल क्या है, तो एक हो गया मोटर, दूसरा हो गया डायनामो। ठीक है, तो ईएम इंडक्शन के एग्जांपल्स है मोटर और डायनामो। हमारा जो कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, या फिर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, उसमें जो बैटरी होती है वो कौन सी होती है,
तो उसमें होते हैं निकल कैडमियम, ठीक है, निकल और कैडमियम की बैटरी होती है। नेक्स्ट, हैलोजन लैम्प का जो फिलामेंट है वो क्या किसका बना होता है? हैलोजन लैम्प का फिलामेंट बना होता है, एक तो टंगस्टन होता है उसमें, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम और टंगस्टन मिला करके हैलोजन लाइट का जो है फिलामेंट वो बनता है। नेक्स्ट है जो फ्यूज होता है, घर में जो फ्यूज वगैरह जैसे होता है, ठीक है, फ्यूज किसमें किसमें कनेक्ट होता है? तो कौन से सीरीज में? पैरेलल में, तो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। इंडिविजुअली पैरेलल में ही लगा सकते हैं, बट जो जनरली फ्यूज जो होता है जो वो सीरीज में ही होता है। जो बाहर से हमारा करंट आता है घर में, कई बार करंट चला जाता था बिकॉज फ्यूज उड़ जाता है, तो वही जो बाहर से जो करंट आ रहा है दैट इज इन सीरीज, वहाँ पर लगाया जाता है फ्यूज, उसके बाद वो पैरेलल में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एलईडी प्रिंसिपल। एलईडी का क्या प्रिंसिपल है? एलईडी का प्रिंसिपल जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं एलईडी के प्रिंसिपल्स को। एलईडी के प्रिंसिपल है लाइट जलने के बिहाइंड का, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है उस ड्राई ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो जान लो 10⁴ ओम, ठीक है, 10⁴ ओम है ड्राई ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। सीएफएल का क्या कॉन्सेप्ट है? सीएफएल क्या यूज करता है अंदर? तो सीएफएल के अंदर यूज होता है मरकरी वेपर, मरकरी वेपर यूज होता है, और क्या होता है उसके साथ? तो होता है फॉस्फर, ठीक है। और यही एलईडी जो बायो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे है उसमें क्या यूज होता है? तो उसमें होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, डायोड है चूंकि लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, गैस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें होता है मरकरी प्लस नियोन। फ्लोरोसेंट ट्यूब वही हो गया जो एक्सपेरिमेंट वगैरह के दौरान यूज करते हैं साइंटिस्ट, वो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, मरकरी और नियोन उसमें होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल है उस वी, इसका ये क्या स्केलर होता है या वेक्टर होता है? ये वी जरूर लिखा हुआ है लेकिन ये होता है स्केलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इनमें खास कंपोनेंट क्या होता है? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो एसी जनरेटर में होता है स्लिप रिंग्स, ठीक है, और डीसी जनरेटर में क्या होता है? तो उसमें होता है कम्यूटेटर, ठीक है। एसी में स्लिप रिंग और डीसी में कम्यूटेटर, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सुपर कंडक्टर है जीरो परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी होता क्या है वैसे? परमिएबिलिटी वो नहीं जो पानी परमिएबल हो जाता है, वो वाला नहीं, ठीक है। परमिएबिलिटी इस केस में होता है एबिलिटी टू फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ, खुद में ही मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर लेना, उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। तो जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो परमिएबिलिटी का क्या है कॉन्सेप्ट उसमें? तो जीरो परमिएबिलिटी होती है इसमें, ठीक है, यानी ये खुद में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता है। लास्ट के एक टॉपिक और बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में बाकी चीज़ें करेंगे। और पावर की बात करते हैं, P = VI पावर है ये, ठीक है। ये पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। तो यहाँ जो V है, V को हम जैसे पिछले ओम्स लॉ में देखे थे, तो V = IR था, तो V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, तो हो गया IRI यानी I²R, यानी पावर I²R, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अब क्या करो, P = V²R भी दिमाग में डाल लो। क्यों ये बता रहा हूँ? बिकॉज इसके ऊपर जैसे सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं कभी ये वाले फॉर्मूला का भी यूज हो सकता है, तो आप इन तीनों को दिमाग में याद रखना। सवाल क्या था इससे रिलेटेड? सवाल ये था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो जगह का, दो फिक्स रेजिस्टर का हाफ कर दिया जाता है, यानी जो V है ये हो जाता है हाफ, ठीक है, तो पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? तो देखो जो V है ये हाफ हो गया, यानी V² है जैसे, तो स्क्वायर कर दो, यानी 1/4। तो आंसर था 1/4, वहाँ पर 1/4 आपको मार्क करना रहता। तो इस तरह से सवाल आपको पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको मदद करेंगे सॉल्व करने में इस तरह के सवाल।
और ये सवाल बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, देख के छोड़ देते, या तो रटे रहते हैं। नहीं, अगर ये डेटा ही चेंज कर दिए, यहाँ पर हाफ की जगह 1/3 कर देता, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो इसलिए अगर इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो इसको आप अटेम्प्ट करके अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हो एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक 70-80% बच्चों से नहीं होता होगा ये सवाल, 60-70% कम से कम। ठीक है, तो ये इतना भी इस वीडियो में। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और बहुत चीज़ें अभी बची हुई हैं करनी। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट आधे घंटे में एटोमैक्स ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलो स्किप करो और कंप्लीट करते हैं।